नमस्कार दर्शकों, थॉट बॉक्स स्टोरी टेलिंग में एक नई कहानी के साथ मैं सुनीता आपका स्वागत करती हूँ। ये कहानी है पीड़ा की परख। इसमें किरदार है मरियम का। मरियम की अभी नई नई शादी हुई है, नया नया निकाह हुआ है और सारी देख रेख उनकी दादी जान की तरफ से होता है। दादी जान की तरफ का रिश्ता होता है। मरियम अपने परिवार में जाती है, वहाँ उन लोगों का कार एसेसरीज़ और कार वॉश का बिज़नेस होता है, कारोबार होता है। अपने परिवार वालों को कैसे खुश रखें, कैसे अपने शौहर की हर खुशियों का वो ध्यान रखती है। शुरू में तो वो इसी तरह व्यस्त रहती है, लेकिन मरियम की आदत थी अपने भाई बहन, अपने परिवार वालों का संभाला करने की, क्योंकि उसके पिता की अभी कुछ ही दिन पहले दूसरी शादी हुई होती है और सकीना बीबी जो उनकी दूसरी अम्मी होती हैं, वो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, गरीब परिवार से हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि जब ये 3 बच्चे हैं तो हमारे भी 3 बच्चे होने चाहिए। तो इस तरह से परिवार में छोटे छोटे बच्चे हैं। मरियम चाहती तो है कि बहुत कुछ बदले, लेकिन उसे हर समय इसी बात की चिंता लगी रहती थी कि कहीं किसी को ऐसी बात ना पता चले, कोई ऐसी बात ना हो जाए जिससे उसके ससुराल में उसके बारे में या उसके परिवार वालों के बारे में कुछ बात बने या उसके शौहर को कोई बात अच्छी ना लगे। मरियम जैसे ही मौका देखती है वो अपने परिवार वालों से बात करने के लिए दोपहर में एसटीडी बूथ पर जाकर बात करा करती थी। ये कहानी उस समय की है जब एसटीडी बूथ चला करते थे। मरियम अपने अब्बू से उनका हाल चाल पूछा करती थी। अभी कुछ ही दिन बीतते हैं तो उसकी बहन रोशा और उसका भाई जो इलियास है, उसकी दुख और तकलीफ़ की चिट्ठियाँ और संदेशे आने लगते हैं कि अम्मी हमें बहुत परेशान करती हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका ध्यान रखना पड़ता है। अब रोशा को इस बात की समझ नहीं कि वो उनकी अपनी मम्मी नहीं है, उन्हें उनसे सोच समझ कर बात करना चाहिए। उसी मौज मस्ती में उनसे बहस करता और इलियास तो बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी हो गया था। इन सब खबरों के बीच में बहुत संभल कर मरियम अपने हस्बैंड को कहती है, अपने शौहर को कहती है कि मेरे अब्बू की टेलरिंग शॉप थी, बहुत ही मशहूर। उनके जो अब्बू थे नियाज़ुद्दीन भाई, उनकी बहुत ही फेमस, बहुत ही उम्दा सिलाई थी। वो मर्दों के कपड़े सिला करते थे और उन्हीं के तरफ से मरियम को एक हुनर मिला था। वो बहुत अच्छी सिलाई करती थी, तो अपने शौहर से कहती कि मैं सिलाई करना चाहती हूँ। इसी बीच उसका बहुत नाम हो जाता है और उसे एक छोटी सी बेटी को भी वो जन्म देती है। समय धीरे धीरे चलता है, लेकिन बार बार जो उसे यह पता चलता है कि रोशा पढ़ती नहीं है, उसकी पढ़ाई छुटवा दी गई है और इलियास भी बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो गया है, वो कोई बात मानता नहीं है, तो उसके दिमाग में बार बार ये बात आया करती थी कि एक टेलरिंग की दुकान से सबका कैसे भला होगा। अच्छा हो कि इलियास पढ़ाई करे और रोशा को अपनी मनपसंद ज़िंदगी तभी मिलेगी जब वो भी पढ़ें लिखें। लेकिन वो अपने भाई बहनों को समझा नहीं पा रही थी। इधर उसका सिलाई का काम, दूसरी तरफ उसकी छोटी सी बेटी। समय बीतता जाता है। वो गई तो थी, ऐसा नहीं था कि मरियम अपने घर गई नहीं। अब 20 रुपये रिक्शा दीजिए, मायका आ जाता था, लेकिन फिर भी उसे एक अनजाना सा डर लगा रहता। डर क्यों लगता? डर इसलिए लगता कहीं कोई बात अब्बू को बुरी ना लग जाए। हालांकि नियाज़ुद्दीन भाई बहुत ही सीधे और सिंपल व्यक्ति थे, फिर भी वो अपनी माँ के रवैये से बहुत दुखी रहा करते थे। बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा जब उन्होंने अपने बच्चों की खिदमत के लिए, घर के कामकाज के लिए रोशा की पढ़ाई छुड़वा दी। अब वो कैसा क्या करे कि उसके भाई बहन पढ़े लिखें और उनकी एक अच्छी ज़िंदगी, अच्छा फ्यूचर हो सके। एक दिन फिर वो कोशिश करती है और अपने हस्बैंड से कहती है कि मैं दोबारा से, मेरे पाँव भारी हैं, मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ, घर का काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इस बीच जो उसकी सिलाई का काम है वो उसे भी रोकना नहीं चाहती है। तो उसके हस्बैंड कहते हैं कि देखो मरियम, अभी कुछ ही दिन पहले तुम अपने मायके गई थी जब तुम्हारी दादी जान बीमार थी।
हाँ यूसुफ, मैं गई थी। उन्हें छत पर ऊपर कमरे में रखा गया था और वो बहुत बीमार थी और साथ के साथ बहुत गर्मी थी। मैंने उनके नीचे सोने और कूलर की व्यवस्था करी। मैंने कुछ ऐसा नहीं किया, लेकिन हमारी अम्मी सकीना बीवी को ये बात पसंद नहीं आई। अब उन्हें ना आए तो ना सही, लेकिन किसी के साथ बहुत ज़्यादा ज्यादती होगी तब तो बोलना पड़ता है ना। लेकिन शौहर ने मना किया। शौहर ने कहा, इस तरह से तुम बोलोगी, तुम्हारी बहस होगी और इस तरीके की बहस के बारे में तरह तरह की बातें बनेंगी। जो तुम्हें बेइज्जत करेगा, जो तुमसे बहस करेगा, वो थोड़े ही समय बाद मेरे से भी तू मैं कर सकता है। ये सब कुछ ठीक नहीं है। मरियम को ये बात बुरी लगती है और वो कहती है कि मैं अपने भाई बहनों के फ्यूचर के लिए बहुत चिंतित हूँ। कहता है, ठीक है, तुम दोबारा से उम्मीद से हो तो अपनी बहन रोशा को बुला लो। अरे जैसे ही वो उसके शौहर जो हैं यूसुफ उससे कहते हैं कि हाँ ठीक है, तुम रोशा को बुला लो, ऐसा लगता है जैसे मरियम की उन्होंने बात रख ली और उसकी बहन आती है और दोनों सिलाई करती हैं, पकवान बनाती हैं और समय काटती हैं। जैसे जैसे 2-1 दिन बीतता है, रोशा के चेहरे पे से जो चिंता की लकीरें हैं जब वो हट जाती हैं तो मरियम उसे समझाती है कि देखो रोशा, तुम्हें सकीना बीबी से बहस नहीं करना है। वो तुम्हारी सगी माँ नहीं है। तुम्हारा ये मस्त मौला रवैया तुम्हारे लिए बहुत घातक हो सकता है। तुम्हें अपनी मनपसंद ज़िंदगी चाहिए तो तुम्हें पढ़ाई लिखाई करनी पड़ेगी। हमारे घर और हमारे ससुराल के बीच ही वो कॉलेज है जिसमें मैं तुम्हारा दोबारा एडमिशन करवाती हूँ। यूसुफ से कहकर उसका दोबारा एडमिशन कराती हूँ और कहती है, मुसलसल तुम आ सकती हो। मैं तो कहती हूँ तुम यहीं रहो, मैं कुछ ना कुछ इंतज़ाम कर दूंगी। यूसुफ मना नहीं करेंगे, लेकिन जो सकीना बीबी से बहस होती है वो ठीक नहीं है। इलियास भी बहस करने लगता है, उसकी भी बातें अम्मी को बहुत खटकती हैं। इस पर रोशा कहती है, ठीक है, मैं समझ गई, मैं उनसे बहस नहीं करूँगी और मैं अपनी पढ़ाई लिखाई के लिए समय निकालूंगी। इस तरह से रोशा अपने घर जाती है और मरियम फिर से अपने काम काज में लग जाती है। थोड़ा समय बीतता है तो यूसुफ उसको फिर दोबारा समझाते हैं कि देखो, आगे से तुम अपने परिवार, अपने मायके के बारे में मत ज़्यादा कुछ दखल करो। तुम इस तरह से बार बार दखल करोगी, ये बात ठीक नहीं है। तुम जहाँ हो वहाँ अपना मन रमाओ, और अगर तुम ऐसा ही करोगी तो मैं जाता हूँ, एक बार मैं अपने ससुर नियाजुद्दीन साहब से इस बारे में बात करता हूँ। मरियम तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। वो सोचती है कि मेरी दुआएं पता नहीं खुदा ने सुनी कि नहीं सुनी। कहीं ऐसा ना हो कि अब्बा को भी हमारी इस तरह से दखल अंदाजी अच्छी ना लगे। कहीं ऐसा ना हो अब्बा भी वही चाहते हो जो सकीना भी चाहती हो। मरियम के सामने बहुत सारा सवाल आ जाता है। यूसुफ उसी दिन तैयार होकर कहते हैं, मैं अभी जाता हूँ नियाजुद्दीन साहिब से, मैं अपने ससुर जी से इस बारे में बात करता हूँ। मरियम की चिंता तो और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। अभी तो अपने भाई बहनों को समझा पाती थी, उनसे ख़तों किताबत कर पाती थी। दोपहर में जब सब लोग इधर उधर हो जाते थे तो वो एसटीडी बूथ से जाकर अपने भाई बहनों का हालचाल ले लिया करती थी। लेकिन ये क्या, कहीं अब्बू ने कोई ऐसी बात कह दी जो यूसुफ को बहुत ज़्यादा बुरी लग गई, तब तो वो कुछ भी नहीं बोल पाएगी। उसे चिंता होने लगती है। इधर यूसुफ नियाजुद्दीन मियाँ से मिलने जाते हैं और उन्हें देखकर उनका जो उनके ससुर हैं वो उनकी तबीयत पोशी करते हैं और उन्हें बिठालते हैं। और बातों ही बातों में यूसुफ कहते हैं कि मुझे अच्छा नहीं लगता कि मरियम छोटी छोटी बातों में अपने भाई बहन और अपने मायके में दखलंदाजी करती है। लेकिन उसके अब्बू बहुत ही समझदार और बहुत ही कम बोलने वाले सीधे साधे इंसान थे। वो कहते हैं कि देखो यूसुफ, मरियम की जो माँ थी ना, वो तुम्हारे परिवार में बहुत दखल करती, एक दूसरे का बड़ा अच्छा आना जाना था। उस नाते मरियम अपने परिवार में तो बहुत कुछ बोल ही सकती है, बड़ी बहन है, माँ समान है, बल्कि वो तो तुम्हारे परिवार में भी बहुत कुछ कह सकती है।
हालांकि उसकी आदत कुछ ऐसी है कि वो बिना किसी लालच के, बिना किसी मतलब के अपने भाई बहनों की चिंता कर रही है, उनकी फिक्र करती है और वो कुछ गलत नहीं कर रही। मैं तो बहुत कुछ कह भी नहीं पाता जो मरियम अपने आप समझ लेती है। अच्छा हो कि तुम दोनों रिश्तों के बीच में ये जो बातचीत चल रही है, इसकी खूबसूरती को समझो। इधर यूसुफ मरियम के अब्बा का जवाब सुनकर बिल्कुल आश्चर्य में पड़ जाते हैं। एक सवाल का जवाब तो उन्हें मिल जाता है, लेकिन जब वो कहते हैं कि नहीं, मरियम तो तुम्हारे फैमिली में भी इंटरफेयर कर सकती है, उनका भी ख्याल रख सकती है, उनको दुनियादारी की बातों के आगे मरियम का किरदार उन्हें बहुत बड़ा दिखाई पड़ता है। यूसुफ मनी मन बहुत खुश होते हैं। उन्हें एक सवाल का तो जवाब मिल गया, लेकिन एक और सवाल जो उनके दिमाग में चल रहा था उसे ले जाकर वो मरियम के सामने रखते हैं और कहते हैं कि मरियम, तुम्हारी हर दुआ कबूल होती है। खुदा की खैरगाह में तुम्हारे जैसे लोग जो दूसरे की पीड़ा की परख रखते हैं ना, वो खुदा से जुड़े होते हैं। हम लोगों के किरदारों के पीछे पड़ते हैं, ये अच्छा है, वो बुरा है, वो नामचीन है, अरे इसका कद तो बहुत बौना है, ये तो कमाता ही नहीं, फलाना बेकार है। लेकिन तुम तो खुदा से जुड़ी हो। क्यों? क्योंकि तुम बिना मतलब परिवार वालों का ध्यान रखती हो। तुम्हें कोई लालच नहीं, तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे भाई बहन कल बड़े होकर तुम्हारा भी उतना ही ख्याल रखेंगे या नहीं। मुझे तुम्हारे बर्ताव से, तुम्हारे व्यवहार से और जो भी तुम करती हो, जो इस तरह से तुम दोनों घर का संभाला करती हो, ये सुनकर, ये देखकर बहुत खुशी हो रही है। मैं चाहता तो हूँ कि मैं तुम्हें रोकूं, लेकिन मैं रोक नहीं पाया। ये सुनकर मरियम खुदा को बार बार शुक्राना देती है और वो सोचती है कि ज़रूर एक दिन उसके भाई बहन उसका नाम रोशन करेंगी, अपनी मरहूम मम्मी का, अम्मी जान का नाम रोशन करेंगे। तो ये तो थी कहानी पीड़ा की परख। कृपया लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।